Hello students, good morning and welcome to Chemistry Concept with प्रज्ञा मैडम। बच्चों, कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं? चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट और लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने जो सीखा है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स which is crystalline solid and amorphous solid and classification of solids based on their binding forces which is molecular solid, ionic solid, covalent solid and lastly metallic solid. Today we are going to learn very important topic of this chapter. It is nothing but unit cell. आज कौन सा टॉपिक आपको सीखना है? यूनिट सेल। पूरे चैप्टर का हार्ट, किडनी, कुछ भी बोल दो आप। अगर आपका बॉडी है और उसमें से हार्ट चला जाए तो क्या बचता है आपको पता है ना? तो ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है इसके अंदर जो भी सम्स आने वाले हैं, जो भी थियरी आपको पढ़नी है और पूरे चैप्टर का जो बेसिक फंडा है वो आज का टॉपिक है। तो आज का ये वाला लेक्चर खत्म हो जाए, फिर आपको समझ नहीं आया है या आ गया है कुछ भी है, लेकिन इसको रिवाइज करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये वाले टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार रिवाइज। और ये टॉपिक अगर अच्छे से ब्रेन में आपका सेट हो गया तो कभी भी पूरे चैप्टर में आपको किसी भी थियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आज इसको हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें वीडियो खत्म करने की। हम भले ही ये टॉपिक को 3 वीडियो में कवर करें, लेकिन टॉपिक को डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है? मैंने क्या लिखा है? ये यूनिट सेल। तो इनमें से आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। अगर मैं बोलूं आपका पूरा बॉडी, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है तो आप सबको पता है कि नहीं? क्या आपका बॉडी का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ है? सेल की वजह से, है ना? तो एक पूरा बॉडी, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एक सेल है। तो वैसे ही जब आयोनिक सॉलिड बनते हैं, क्या बनता है? आयोनिक सॉलिड। एंड मोस्ट ऑफ आयोनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोस्ट ऑफ आयोनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कल के लेक्चर में व्हाट इज क्रिस्टलाइन, व्हाट इज अमोर्फस, वो पूरा सीखा है ना आपने। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं? तो जिसमें आयंस होते हैं। चलो एक क्रिस्टल पहले लेते हैं, NaCl। आप पूरे 11th में NaCl तो बना के थक चुके हो, नहीं? हमेशा कुछ भी एक्सप्लेन करना हो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल कौन सा याद आ जाता है? NaCl, क्योंकि हम समझ भी बहुत इजीली जाते हैं। तो NaCl का क्रिस्टल कैसे बनता है, लेटिस कैसे बनता है वो समझते हैं। तो Na का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? 281। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? 287। सबको पता है इसे ऑक्टेट क्लियर करना है, 28 बनना है। तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्लोरीन। इसका ऑक्टेट क्लियर। और ये क्या बन गया? नेगेटिव। तो सोडियम ने एक लूज कर दिया पॉजिटिव, क्लोरीन ने एक गेन कर लिया नेगेटिव। दोनों स्टेबल है, लेकिन लूज करने के बाद उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज? नेगेटिव। मुझे पता है आप सब लोगों के ब्लड में चला गया है ये चीज। और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स।
क्या बोलते हैं? Coulombic force. और उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स या Electrostatic वो force. बाइंडिंग फोर्स जो कल के लेक्चर में पूरा आपको कंप्लीट करवाया था। अब ये जो Na बन गया, जो Cl बन गया, उसका क्या होने वाला है? तो बहुत सारे Na के बाजू में कौन आ जाएगा? Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, Cl, Cl, Na, Cl, Na, Na, Cl। ये कौन सी अरेंजमेंट है? वो रेगुलर तो है, क्लोज पैक भी है, लेकिन ये वाली अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल है। सिर्फ एक ही रो होता है ना, सिर्फ एक रो तो 1 डायमेंशनल, उसके बाजू में ये अरेंजमेंट आई तो ये 2 डायमेंशनल हो गई। अब जैसे 2 डायमेंशनल कंप्लीट होती है तो उसके बाद 3D क्या होता है? तो ऊपर भी अब अरेंज होने लगेंगे, उसके पीछे भी अरेंज होने लगेंगे, हाँ या ना? तो पूरा एक 3D अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या समझना है कि इसमें से मुझे एक छोटा सा पार्ट उठाना है। ये पूरा जो बन जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे? लेटिस बोलेंगे। ये पूरा एक बहुत बड़ा सा सोडियम क्लोराइड का क्या बन जाएगा? लेटिस। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड का लेटिस बनेगा। ठीक है। अब मैंने कल पढ़ाया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसमें सबसे पहला था शेप। तब मैंने शेप में आपको क्या सिखाया था कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, इसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है ना? हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है? स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप। अब बच्चों मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक शेप सिखाया था, ऑक्टाहेड्रल। ऐसा शेप आपको सिखाया था। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे होता है उसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो कि ये एक बुक आपको दिख रही है, तो 1 2 3 4 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, 4 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, और एक ऐसे अबाउट द प्लेन है। अब आप इमेजिन करना, क्योंकि ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, पूरा इमेजिनेशन पे जाता है। जिसकी इमेजिनेशन पावरफुल उसका ये चैप्टर पावरफुल। अब आपको क्या इमेजिनेशन करना है? इसको कनेक्ट करो। किस चीज से कनेक्ट करोगे? चारों कॉर्नर से। तो इमेजिन करोगे तो ऐसे ऊपर एक पिरामिड नहीं बनेगा? हेलो, इमेजिनेशन आ रही है? कौन सी शेप की? पिरामिड की। अब देखो इधर सोचो, तो आपको क्या सोचना है अभी कि ये वाले कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से इसके साथ एक लाइन ड्रॉ करो, इमेजिनरी लाइन। तो आपको एक फेस मिलेगा इधर ऐसे। कौन सा फेस मिलेगा? कौन से शेप का वो बताओ। फेस किसको बोलते हैं? फेस तो एक साइड होती है, इसको फेस बोलते हैं। तो पिरामिड फेस नहीं होता कभी। फेस ये स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? एक कौन से शेप का फेस है? स्क्वायर। मैंने इधर ये ड्रॉ किया, तो मैंने बोला कि आप इन दोनों को इससे कनेक्ट करो सिर्फ। समझ रहे हो? तो इससे इसको और इसको कनेक्ट किया ना, तो कौन सा शेप मिला आपको? ट्रायंगल शेप नहीं मिलेगा? इधर एक फेस ट्रायंगल नहीं मिलेगा? हाँ या ना? अब इधर से देखो, और एक ट्रायंगल फेस। इधर से देखो, और इधर से। ऐसे कितने फेस मिले आपको? इधर आप पिरामिड बनाए, लेकिन उस पिरामिड में 1 2 3 4 फेस मिले टोटल। अब ये 4 ऐसे सेम प्लेन में है। ये वाला अबाउ द प्लेन था, अब सोचो बिलो द प्लेन। और नीचे फिर से फेस मिलेंगे आपको, मतलब एक पिरामिड आपको ऊपर मिला और दूसरा पिरामिड आपको नीचे मिलेगा। हेलो, तो नीचे कितने फेस मिले? ऊपर कितने मिले? टोटल कितने हो गए? इसीलिए इस शेप का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल शेप है।
तो ऑक्टाहेड्रल शेप में जब भी बोलूं आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल। तो अभी आपने बुक देख लिया, तो बुक के 4 कॉर्नर पे ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। चारों 4 कॉर्नर पे आयंस मिलेंगे। फिर एक किधर होगा अबाउ द प्लेन और दूसरा किधर होगा बिलो द प्लेन। समझ रहे हो? लेकिन पेपर पे मुझे तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अब उन चारों को मैंने इससे कनेक्ट किया, देखो तो वो इमेजिनेशन आ गई आपकी पिरामिड वाली। मतलब एक पिरामिड ऐसे ऊपर होगा और उन चारों को मैंने ऐसे नीचे कनेक्ट कर लिया, तो ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। तो 4 ऊपर 4 नीचे, कौन सा शेप हुआ? लेकिन आपको एक चीज समझनी है, मान लो ये Na+ है, तो इसके सराउंडिंग्स में 1 2 3 4 5 और कितने क्लोराइड है? 6। हेलो एवरीवन, सेंट्रल अभी सोडियम है और उसके आजू बाजू में आपको कितने क्लोरीन नजर आ रहे हैं? 6। तो 1 सोडियम आयन is surrounded by 6 chloride ion. 1 sodium ion is surrounded by 6 chloride, and that 6 chloride is known as coordination number. तो सोडियम के आजू बाजू में, मतलब एक पॉजिटिव आयन के आजू बाजू में जितने भी नेगेटिव आयन रहते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको ये समझना है कि ये लेटिस सोडियम क्लोराइड का है, तो वो सोडियम क्लोराइड का शेप कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। अब कभी भी आपको भूलना नहीं है। क्या सिखाया मैंने? NaCl का शेप कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। फास्ट। कितनी देर लगेगी आंसर आने में? NaCl का शेप कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। अब सोचो कैसे, ज्योमेट्रिकल शेप कैसे मिलेगा वो समझो। जैसे मैंने ये क्लोरीन ले लिया, मैंने इधर क्या लिया? सोडियम। तो चलो इधर भी सोडियम लेते हैं। तो देखो सोडियम के आजू बाजू में आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी। वैसे यहाँ पे लाइंस ऐसे होते नहीं है, हमें ड्रॉ करने हैं ताकि हमें वो शेप का प्रेडिक्शन पता चले। तो ये Na के आजू बाजू में कितना क्लोराइड है देखो तो भाई, प्लीज 4 सो जाओगे तो नहीं पता चलेगा। ये Na के आजू बाजू में कितने क्लोराइड है वो देखो 4। अब आप 3D इमेज करो, तो पॉजिटिव के एग्जैक्ट ऊपर तो नेगेटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव तो नहीं आएगा, तो एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया वो बताओ? सच्ची मुच्ची समझ आया? देखो ये क्या है? Na+ है, इसके आजू बाजू में कितने क्लोराइड है? 4। तो ये 4 हो गए। एक अबाव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन, और उतना ही शेप उसके अंदर से मैंने उठा लिया। हेलो, ये पूरा क्या है? पूरा क्या है? लेटिस। उस लेटिस से मुझे क्या निकालना है? एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट। पूरे लेटिस में से मुझे क्या उठा के लेना है? एक छोटा सा लेटिस, स्मॉलेस्ट लेटिस पार्ट उठाना है, और वो मैंने उठा के इधर रख दिया। तो इसमें से मुझे शेप का पता चला, यानी NaCl का शेप कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। और इसमें NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। Each Na+ is surrounded by 6 chloride ion, whereas any type of chloride के बारे में सोचो। चलो, मैंने ये नहीं सोचना है और मुझे यहां से लेना है।
तो यहाँ से आप लिया तो क्लोरीन को लिया, है या ना? Yes. तो अगर मैंने क्लोरीन को लिया तो क्लोरीन के आजू बाजू में कितने Na+ है वो बताओ। 6 Na+ है। क्लोरीन के आजू बाजू में कितने Na+ है? 6। ये 4 आपको दिख रहे हैं। कहाँ है 5th वाला? ऊपर होगा। कहाँ है 6th वाला? नीचे होगा। तो क्लोरीन के आजू बाजू में सोडियम कितने हैं? 6। यानी आपको क्या समझना है कि Na लिया तो Na इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड, और अगर आपने क्लोराइड लिया तो क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 Na+। क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 Na+। कंसेप्ट क्लियर सबका? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेरे को समझाओ तो फिर से। तो पॉजिटिव आयन के आजू बाजू में जितने नेगेटिव होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। और सोडियम क्लोराइड का शेप भी आपको समझ आ रहा है। तो ये पूरा लेटिस है। अब उस लेटिस से मैंने क्या किया, एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट को उठा लिया, और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को मुझे क्या बोलना है? यूनिट सेल। क्या बोलना है? यूनिट सेल। अब आपको और भी एक कंसेप्ट मुझे अभी क्लियर करवाना है। प्लीज इधर आप फोकस करो। अगर नहीं लिख पाए तो फिर वीडियो से लिख लेना। बट अगर आप वो कुछ अंदर अंदर चल रहा है तो मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो मेरे को Cl के आजू बाजू में सोडियम मिल रहा है, हेलो, क्लोरीन के आजू बाजू में क्या? सोडियम। मतलब पूरा एक मैंने यहाँ से एक यूनिट सेल उठाया, ठीक है? अब ध्यान से एक चीज समझो, प्रिंस उसको छोड़ दे। ये मैंने जो यूनिट सेल उठाया है, क्या उठाया? यूनिट सेल। यहाँ पे ये कॉर्नर हम बोल सकते हैं इसको, ये बताओ पहले। कॉर्नर बोल सकते हैं ना इसको। तो ये जो कॉर्नर पे जो एटम है, फिर से सुनना समझना, कॉर्नर पे जो एटम है क्या वो सिर्फ इसी यूनिट सेल का है? अगर मैंने यहाँ से दूसरा यूनिट सेल बनाया, समझ गए? Yes. तो आपको तो पता है ना, मैंने इसका स्मॉलेस्ट पार्ट लिया। मैंने समझो कि कोई लेटिस का ये स्मॉलेस्ट पार्ट लिया, यूनिट सेल, तो इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा कि नहीं? इसके नीचे एक यूनिट सेल होगा कि नहीं? ऐसे भी हो सकता है, इसके बाजू में भी आ सकता है, हाँ या ना? Yes. इसके बाजू में, चलो मैंने ये 4 यूनिट सेल कलेक्ट कर लिए, तो ये एक दूसरे के शेयरिंग में होंगे कि नहीं? और बहुत सारे ऐसे यूनिट सेल में कलेक्ट करके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा एक लेटिस मिलेगा। ये पूरा लेटिस है, समझो। ये यूनिट सेल पे यूनिट सेल में कनेक्ट करते जाऊं, ये यूनिट सेल, ये एक दूसरा यूनिट सेल आ रहा है समझ में? Yes. तीसरा यूनिट सेल, फिर से एक यूनिट सेल, तो क्या बन गया? ये पूरा लेटिस बन चुका है। क्या बन चुका है? लेटिस बन चुका है। अब मैंने यूनिट सेल को हटा लिए, अब मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा, इसे मुझे बोलना है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? एक जो होल क्रिस्टल होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट। ये क्या होता है? यूनिट सेल। ये क्या है? यूनिट सेल। समझ रहे हो? अब बच्चों मान लो मैंने यहाँ से एक यूनिट सेल उठाया, लेकिन लेटिस में क्या सिर्फ एक ही यूनिट सेल होगा? बहुत सारे होंगे ना। तो ये कॉर्नर वाला एटम है, वो क्या सिर्फ इसके बाप का है? नहीं, तो किसका किसका है? इसका भी तो है ना। आपको इसका भी दिखेगा, अरे आपको तो इसका भी लगेगा, ऊपर नीचे भी है। तो ये तो 2 डायमेंशनल है। तो ये कॉर्नर वाला एटम जो है वो और कितने यूनिट सेल का हिस्सा है वो समझाओ। 6। ये आज का लेक्चर अगर आपको समझ आता है अच्छे से तो आपको क्या समझना है? पूरा चैप्टर समझ आता है। तो ये एक कॉर्नर वाला जो है बच्चों, ये ध्यान से देखो, कॉर्नर वाला एक एटम जो है ये इसका
भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। कितने यूनिट सेल का है? 4 का 2 डायमेंशनल। लेकिन इसके ऊपर भी तो होंगे 4, तो कॉर्नर वाला ये 4 के साथ तो कनेक्टेड है और ऊपर वाले 4 के साथ भी कनेक्टेड है। तो कोई एक सिर्फ एक आयन कॉर्नर वाला सिर्फ एक पॉइंट और कितने यूनिट सेल का हिस्सा है? तो टोटल 8 यूनिट सेल का। कॉर्नर वाला कितने लोगों का हिस्सा है? 8। अब आपको पता है कि ये जो भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है पॉइंट, जो भी हमारा रेडिकल होगा उसका शेप तो स्फेरिकल होगा ना। कौन सा शेप होगा? स्फेरिकल। तो हमारे पार्ट में तो सिर्फ इतना ही आएगा ना, ये तो बाकी सब लोगों का है, तो हमको तो इतना ही मिला। हमारे पार्ट में कितना है? मैंने यहाँ से यूनिट सेल बनाया ना, तो ये जो एटम है वो हमारे घर में कितना है? इतना ही आया। बाकी का इतना किधर जाएगा? दूसरे घर में, दूसरे रूम में जाएगा। बाकी का इतना तीसरे रूम में जाएगा। बाकी का इतना चौथे। तो कॉर्नर वाला जो है कॉर्नर पे होता है, वो कितने लोगों के साथ शेयर करता है? 8 यूनिट सेल के साथ। टोटल 8 यूनिट सेल के साथ वो शेयरिंग में होता है। जो बंदा कहाँ पे रहता है? कॉर्नर पे। सबको कंसेप्ट क्लियर? तो कॉर्नर वाला कितने लोगों के साथ रहेगा? टोटल 8 यूनिट सेल के शेयरिंग में, अपना अकेला नहीं है। देखो आपके घर में आपकी मॉम है ना, तो आपके हस्बैंड आपकी मॉम जो है आपके पापा की वाइफ है, आपकी बहन की भी मम्मी है, आपकी भी मम्मी है, आपकी दादी माँ की बहू है। पर्सन तो एक ही है, लेकिन रिलेशन उनका सबके साथ है। सिर्फ हमारी माँ नहीं है, सबके रिलेशन में है। वैसे एक यूनिट सेल में एक पॉइंट आ गया तो वो सिर्फ हमारा नहीं है, और यूनिट सेल के साथ भी शेयरिंग में होता है। कंसेप्ट क्लियर? चलो, तो अब हम जा रहे हैं टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, और वो टॉपिक आज का कौन सा है वो बताओ तो मुझे। यूनिट सेल। और आई थिंक आपके ब्लड में चला गया कि व्हाट इज यूनिट सेल। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ lattice which possess all the characteristic of lattice। क्या डेफिनेशन लिखना है बोलो तो? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेटिस विच possess ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटिस। लेटिस का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो छोटे से पार्ट में आ जाना चाहिए। तो फिर से एक बार रिपीट मारो उसको। व्हाट इज यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लेटिस विच possess ऑल द कैरेक्टरिस्टिक। चलो अब उसका शेप बनाते हैं। कैसा शेप होना चाहिए वो यूनिट सेल का, वो समझते हैं। एक स्क्वायर बनाना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में अब तो आपको रोज ये एक्सरसाइज करनी है ना, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर डालो। अब इनको क्या किया जाए? कनेक्ट किया जाए। बन गया? एक क्यूब बन गया है ना, और उसी को हमने क्या बोलना है? यूनिट सेल। और वो डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल आप आज पढ़ने वाले हो। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये वाले यूनिट सेल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें कितने नंबर में है वो सोचो। तब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं। इसको क्या बोलना है? क्रिस्टल लेटिस को कितने कैरेक्टरिस्टिक है वो सोचो। चलो 2 मिनट दिए आपको, तब तक इंक हो जाए, चलेगा।
चलो सोचो, आपके पास सोचने के लिए 8 एलिमेंट्स। टाइम है। 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो मेरे को सोच के बता। कौन किसका यूनिट सेल है उस पर डिपेंड करता किसका यूनिट सेल है? नहीं, सिंपली एक क्यूब है, तो एक क्यूब में क्या क्या हो सकता है? 4 कॉर्नर मिलेंगे आपको, ये ज्यादा है, ध्यान से देखो। आप जिस रूम में बैठे हो ना, वो रूम एक क्यूब शेप में है। अब वो रूम के हिसाब से आप सोचो कि इस रूम में कितने कॉर्नर है। फाइंड इट। 8 कॉर्नर आ गया समझ में? तो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर है। 6 साइड्स। चलो, कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। तो आपको क्या दिखे इस रूम में? 8 कॉर्नर दिखे, ठीक है। कॉर्नर के बाद इस रूम में कोई है तो देखो, ये पूरा फेस नहीं नजर आ रहा है। ये सरफेस को हम फेस बोलेंगे ना, तो पूरा एक फेस है ये, है ना। 1, फिर वो रूम के सामने वाला 2, फिर इधर वाला 3, ये 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो 8 कॉर्नर होंगे, 6 क्या होंगे? फेस होंगे। 8 कॉर्नर, 6 फेस, और क्या है? तो बॉडी डायगोनल, ऐसा सुना कभी आपने? डायगोनल वर्ड सुना? तो डायगोनल कैसे बनता है? एक कॉर्नर से दूसरे। तो ये वाला जो रूम है ना, इसमें डायगोनल बना, तो ये वाले कॉर्नर से सीधा नीचे वाले कॉर्नर को छुएगा, तो एक डायगोनल मिला ना आपको। मतलब आप कैसे समझोगे कि ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ जुड़ेगा, ये वाला कॉर्नर इसके साथ, ये कॉर्नर इसके साथ। तो आपको हर एक कॉर्नर को जोड़ना है। देखो, ये वाला कॉर्नर इसके साथ जाएगा और ये ऊपर वाला कॉर्नर नीचे वाले कॉर्नर के साथ। 2 तो मिल गए, फिर इधर से उधर और उधर से कितने मिलेंगे बॉडी डायगोनल? आपको 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे ना। तो 4 क्या है इसमें? बॉडी डायगोनल। अब जो 4 बॉडी डायगोनल, ये कॉर्नर इसको छूने वाला है, ठीक है। ये वाला कॉर्नर इसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाला कॉर्नर इसके साथ कनेक्ट होगा, और ये वाला कॉर्नर इसके साथ कनेक्ट होगा। और जितने डायगोनल है उन सब का ये सेंटर बन चुका है, हाँ या ना? यस। तो ये रूम के बीचों बीच सेंटर होगा। वो और कितने रूम के साथ शेयरिंग में होगा? जो रूम के बीच में है वो और कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में होगा? किसी के साथ शेयरिंग में नहीं होगा। सिंपल बात सोचो। देखो, ये वाला कॉर्नर है, तो ये वाला कॉर्नर इस रूम का तो है ना, पर उसके ऊपर होगा, इसका भी होगा, इसके बाजू वाले रूम का भी होगा। तो टोटल 8 लोगों के साथ शेयरिंग में होगा कॉर्नर वाला। बट ये वॉल है, वॉल पूरा वॉल, यानी फेस पे अगर एटम है, ये वॉल है ना, तो वॉल मतलब क्या? फेस। तो ये फेस के ऊपर एटम है, तो वॉल के बीचों बीच आप एक एटम को डाल दो, तो आधा इधर आधा उधर, यानी समझो कि ये वॉल पूरा ये रूम का है, तो बाजू वाले रूम का भी हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? तो एक फेस कितने लोगों का हो सकता है? सिर्फ 2 यूनिट सेल का हो सकता है। तो अगर कोई फेस पे है तो फेस का शेयरिंग अदर 2 यूनिट सेल के साथ होगा। कॉर्नर वाला जो है उसका शेयरिंग विथ अदर यूनिट सेल, शेयरिंग विथ अदर यूनिट सेल। वो कॉर्नर वाला जो है, कॉर्नर वाला कितने लोगों के साथ शेयरिंग में होता है? 8 यूनिट सेल के साथ। फेस वाला बिंदु 2 के साथ शेयरिंग में रहेगा, और जो बॉडी डायगोनल के सेंटर में है 4 बॉडी डायगोनल है,
इसका एक सेंटर निकलेगा, तो सेंटर वाला किसी के साथ शेयरिंग में नहीं होगा, वो तो रूम के बीच में होगा। तो बाजू वाले रूम का क्या रोल, तो आप ये वाले रूम के बीच में जाके बैठ जाओ, तो आप बाजू वाले को कहां से देखोगे, कोई लेना देना नहीं है सेंटर को किसी से, तो इसमें एक सेंटर रहेगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को फेस बोलेंगे ना, तो फेस में भी 2 डायगोनल होंगे ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, फेस डायगोनल। ये फेस के अंदर डायगोनल है, वो क्या, फेस डायगोनल। तो कितने फेस डायगोनल हो सकते हैं, 12। वी हैव 6 फेसेस, देन 12 फेस डायगोनल। तो ये फेस डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया, ये सेंटर है, और ये क्या है, कॉर्नर है। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं। और कॉर्नर वाला एटम और कितने यूनिट सेल का भाई है, 8 यूनिट सेल का पार्टनर है। अंदर सेंटर वाला कितने लोगों के साथ, 0, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको ये क्यूब के एलिमेंट जब भी आप भूल जाओ, तो आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो वो हॉल भी तो क्यूब होगा, तो उधर से देख के भी तो पता चलेगा कि 8 कॉर्नर होंगे, 6 फेस होंगे, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, 12 फेस डायगोनल होते हैं, 1 सेंटर होगा। और कौन कितने शेयरिंग में वो पता चल गया। तो ये तो एक कॉर्नर वाला और कितने लोगों का है, तो अपने हिस्से में तो ये पाव भाजी के नींबू की तरह आएगा। एक आप वो लेमन को कट करो 8 पीस में, लेमन को कितने पीस में कट करो, 8 पीस में, तो वो पाव भाजी वाला नहीं जो नींबू का पीस देता है, उतना ही अपने हिस्से में आए, यानी 1/8 अपने हिस्से में आए। कितना अपने हिस्से में आए, मतलब हमारा तो की तरह खाली 1/8, कॉर्नर वाला बेवफा है, हमारे पास कितना आता है, सिर्फ 1/8, बाकी 8 लोगों के शरीर में है। तो शेयरिंग समझ में आया। Yes. महाभारत में एग्जाम्पल है किसका, द्रौपदी का। कितने लोगों के साथ शेयरिंग था, द्रौपदी एक थी, लेकिन कितने लोगों की वाइफ थी, 5 लोगों की वाइफ। तो कोई एक के हिस्से में वो कितनी आई, 1/5 आई, आया कि नहीं समझ में। तो एक सीधा एग्जाम्पल, चलो आज का दिन ये है कि ये समझ आया तो समझो सब कुछ समझ आ गया। तो मेरे को ये बताओ ना बच्चों, यूनिट सेल क्या होता है, smallest part of lattice which possess all the Lattice का characteristics of lattice. एक क्या Smallest स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। और यूनिट सेल को हमको डिवाइड करना है, तो मेन 2 कैटेगरीज में वो डिवाइड होने वाले हैं। तो एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल, मैंने क्या लिखा, primitive और unit cell. प्रिमिटिव यूनिट सेल को हमने बोलना है सिंपल क्यूब। आप लोग मेरे साथ साथ लिख भी लो नोटबुक में, ये ड्रॉ करना कंपलसरी है, भले टाइम जाए हम आराम से करेंगे। नोटबुक खोलो, पहला टाइप कौन सा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और आज आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और कल जैसे आओ मैं बोलूं भी ना और आप अंदर से बोलने लग जाओ कि मैडम यूनिट सेल बेसिकली कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। चलो दिल से निकलनी चाहिए ये यूनिट सेल कितने टाइप की है, 2 टाइप की, प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा कौन सा, सेंटर्ड। बच्चों बताओ दिल खोल के, यूनिट सेल प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूब और सेंटर्ड यूनिट सेल।
अब हम किसकी बात करने के लिए जा रहे हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल की, सिंपल क्यूब की। तो सिंपल क्यूब, सिंपल वाला क्यूब हर एक बच्चे को पता होगा। अरे सिंपल क्यूब तो बनाना है मैडम, तो आता है, बना भी दिया है ना, क्योंकि अभी तो आपने बनाया था। ये है सिंपल क्यूब। जी टीवी का ऐसे ऐड आता है, ये है जी टीवी। तो ये क्या है? सिंपल क्यूब। कैसा, कितना सिंपल है वो देखो, सिंपल क्यूब कितना सिंपल है। और सिर्फ वहां पे एटम को कहाँ रखने हैं? तो ओनली एट कॉर्नर्स। सिंपल क्यूब का एक मॉडल आज आप घर से बना के लेके आइयो, है ना। कैसे बनाओगे सिंपल क्यूब? तो एक छोटी छोटी टेनिस बॉल नहीं आती, वो प्लास्टिक वाली छोटी छोटी बॉल, तो कल बना के लेके आना। तेरे पास बॉल पड़ी है तो कल यूनिट सेल ये वाला बना के लेके आना। कैसे बनाओगे बच्चों, मेरे को सिखाओ ना। तो 4 बॉल आपको कनेक्ट करने हैं, 1 2 3 4। ऐसे नहीं भाई, ऐसे 4 बॉल टेनिस के, ये 4 बॉल वो फेविक्विक से कनेक्ट कर लेना। हो गए 4? तो 4 कॉर्नर नहीं मिल गए आपको, एक स्क्वायर नहीं मिल गया, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यानी 4 के ऊपर 4, तो नीचे 2, नीचे 4 और ऊपर 4, 4 4 ऐसे कनेक्ट कर लिए, एक छोटा सा क्यूब बन जाएगा। दैट इज अवर सिंपल क्यूब। इसके मॉडल बनाओगे ना तो आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाओगे कि इसमें क्या है, कैसा है, कैसे शेप बनता है। शेप तो वैसे इमेजिनरी होता है, थोड़ी डंडी होगी, हमने इमेजिन कर लिया ना ये शेप ऐसा है, ये तो अरेंजमेंट है। ओके, तो सिंपल क्यूब आई थिंक आपको समझ में आ गया, और घनश्याम कल बना के लेके आएगा सिंपल क्यूब। यानी सिंपल क्यूब सिंपली से आपके ब्रेन में चला गया। क्या होता है सिंपल क्यूब? कहाँ कहाँ पे होंगे एटम्स? ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर। तो सिंपल क्यूब ओनली कॉर्नर, तो ओनली 8 कॉर्नर ऐसा लिख दे। पॉइंट कहाँ पे होंगे? ओनली 8 कॉर्नर्स पे होंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये कैलकुलेशन में सब बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए हम आज पूरा टाइम के साथ इसको सिखा रहे हैं, ताकि अगर आप भूल जाओ तो एटलीस्ट वीडियो फिर से देख पाओ। समझो कि ये एक क्यूब बन गया है, एटम्स कहाँ पे थे? खाली 8 कॉर्नर पे थे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब कॉर्नर वाला तो आपको पता है, ये तो दूसरों का है, ये पार्ट तो दूसरों का है ना। तो हमारे पार्ट में तो सिर्फ इतना नींबू आएगा, 1/8 पोर्शन आएगा। यहाँ से एक 1/8 ले लो, फिर उस पीस को इस पीस के साथ कनेक्ट करो, फिर इधर से थोड़ा नींबू ले लो, इधर से। तो ऐसे कितने पीस लेने वाले हो आप अपने अपने हिस्से वाले? सिर्फ 1/8 1/8 1/8 मिलेंगे सबके अपने हिस्से वाले। उन 8 नींबू को आप कनेक्ट कर दो तो एक ही नींबू बनेगा ना। मेरे को ये समझाओ कि आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? ये सिर्फ हमारे बाप का नहीं है, ये और भी लोगों का है। तो ये जो है हमारे पार्ट में तो इतना ही आएगा ना, और यहाँ से भी इतना ही आएगा, यहाँ से भी इतना ही मिलेगा, तो हर जगह से इतना ही मिलेगा ना हमको। तो इतने 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 करके कलेक्ट कर लो तो फिर एक ही नींबू बनेगा, यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो इसमें एटम कहाँ पे है? एक कॉर्नर पे है, और कॉर्नर का शेयरिंग अदर 8 यूनिट सेल के साथ होता है।
तो हमारे हिस्से में कितना आया, 1/8 पार्ट आया। तो भाई हमें तो सिर्फ एक ही एटम मिलेगा पर यूनिट सेल। तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि ये सिंपल क्यूब है जिसमें एक कॉर्नर पर एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे। तो एक कॉर्नर का शेयरिंग 1/8, तो 1/8 पार्ट कॉर्नर शेयरिंग से मिलेगा। तो 8 × 1/8 टोटल कितना मिला, 1। ये लिख दो आप और आपको समझ भी आ गया होगा। डन। चलो, तो यूनिट सेल बेसिकली कितने टाइप के हैं वो बताओ फिर से मेरे को। 2 टाइप के। 2 टाइप में पहला कौन सा सीखा जाता है, प्रिमिटिव का दूसरा नाम क्या है, सिंपल क्यूब। चलो डन। अब क्या सीखने वाले हो आप, सेंटर। तो सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के होंगे। सेंटर्ड कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। इसमें पहला है FCC। पहला क्या है, FCC। FCC को आप बोल सकते हो CCP भी बोल सकते हो। FCC अरेंजमेंट को आप क्या बोल सकते हो, CCP। अब शुभ के मुंह को देख के पता चल गया कि ये सोच रहा है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है ना। तू सोच रहा था तो मैं तेरे को बता दूं, F यानी फेस, C यानी सेंटर्ड और C यानी क्यूब। आ गया समझ में। तो FCC का फुल फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूब। FCC का फुल फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब। तो CCP का क्या होगा, तो ये बहुत क्लोज पैकिंग होता है, तो इसका दूसरा नाम है C यानी क्यूबिक, C अगेन यानी क्लोज और P यानी पैक। तो क्यूबिक क्लोज पैक। ये कौन सा, CCP का दूसरा नाम क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक। और क्यूबिक क्लोज पैक इज नथिंग बट FCC। and what is FCC? तो it is face centered cube. What is FCC? face centered cube. कंसेप्ट क्लियर। Yes. अब बनाते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब को। सबको मेरे साथ ड्राइंग करना है, सबका साथ सबका विकास। ये हो गया क्या, कुछ हुआ ही नहीं अभी, अब होगा। चलो ये अब क्या हो गया, एक सिंपल क्यूब नहीं हो गया, सिंपल क्यूब हो गया। लेकिन ये FCC कब होगा, तो जब एक कॉर्नर पे एटम्स होते हैं तो वो तो सिंपल क्यूब होता है। लेकिन वो फेस सेंटर तब बनता है जब फेस के सेंटर में कुछ होता है। कितना केमिस्ट्री वर्ड पे जा रहा है देखो, फेस सेंटर ओके, तो फेस के सेंटर में कुछ होगा। फेस सेंटर किसको बोलेंगे, फेस के सेंटर में जब कुछ होगा। तो फेस के सेंटर में देखो ये फेस हो गया, तो फेस डायगोनल बना लो और एक डाल दो फेस के सेंटर में, है ना। फिर इथे अब क्या बना लो, फेस डायगोनल, इथे एक डाल दिया जाए, फिर इसके सेंटर में डाल दिया जाए, कॉर्नर पे तो है ही है। इधर भी एक फेस है और हर एक फेस को अपना खुद का सेंटर होता है। हाँ 6 फेस है तो 6 सेंटर होंगे, यानी और एडिशनल इसमें 6 आ जाएंगे, है ना। हो गया ये 4 हुए ना, 2 कौन से बचे, तो एक आगे वाला पीछे पीछे भी है, ये इधर आ जाएगा एक
और ये पीछू वाला ये वाला है। एक आगे वाला है। हाँ ये आगे वाला बाकी है। और इसका सेंटर आप निकालोगे तो इधर आ जाएगा। तो टोटल आपको कितने मिले समझ में आए? 6 फेस पे 6 मिले। तो कहाँ कहाँ पे एटम्स है वो बताओ ना मेरे को। 8 कॉर्नर पे है, ठीक है, और 6 फेस पे है, 6 फेस सेंटर पे है, ठीक है। तो 6 फेस में है और 8 किधर है? कॉर्नर पे है। अब मैं शेयरिंग की बात करूं तो शेयरिंग आप हमेशा याद रखियो बच्चों कि जो बंदा कॉर्नर पे है, जो एटम कॉर्नर पे है उसका शेयरिंग अदर यूनिट सेल के साथ, शेयरिंग विथ अदर यूनिट सेल 8 होगा। जो फेस पे है, कहाँ पे है? फेस पे, तो उसका शेयरिंग और कितने यूनिट सेल के साथ होता है? 2 के साथ। और जो एज पे है, तो एजिस भी है ना इसमें, देखो एज पे भी हो सकता है ना इधर। तो एजिस कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6, मतलब देखो ये 4 इधर 4 इधर 8 और 4 ऐसे 12 एजिस है रूम में। देखो काउंट कर लो, ये एजिस है 1 2 3 4 नीचे और ये वाली 4। इसमें कॉमन किधर होगी? एक रूम में ये रूम है ना, ठीक है मेरे पास। इसमें कितनी एजिस है वो खाली काउंट कर। तो एक ये वाली है, देख एक ये वाली है 1, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली इतनी, ऐसे ऊपर 4 है, नीचे भी 4, 8 हो गए। देख ये वाली है, ऐसी भी 4 आएगी, तो टोटल कितनी हुई? 12 एजिस। डन। तो इसमें एजिस टोटल कितने होंगे? 12। डन। और है एक सेंटर होता है, ठीक है, फेस का सेंटर। तो ये मैंने इधर लिखा था शेयरिंग विद अदर यूनिट्स है। भाई बच्चों इसमें कॉर्नर 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं, एजिस 12 होगी और सेंटर 1 होगा। अब सबका शेयरिंग लिखना है मुझे इधर। तो कॉर्नर वाला 8 लोगों के साथ शेयरिंग में होता है, फेस वाला अदर 2 यूनिट के साथ शेयरिंग में है, एजिस वाला और कितने लोगों के साथ शेयर करेगा? तो 4 लोगों के साथ। जो एज पे है ना, तो एक ये फेस, ये वाला फेस, और इसके ऊपर वाले रूम का भी ऐसे 2 फेस मिलेगा। तो एज वाला पोर्शन और कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में है? 4। आपको समझ आ रहा है? एज वाला कितने साथ है? 4 लोगों के साथ। सेंटर नो शेयरिंग, अपने खुद के बादशाह है वो, शहंशाह, किसी के साथ हम शेयर करेंगे नहीं रहने वाले। तो ये बंदा साधु संत है, बाकी के लोग शेयरिंग वाले हैं। क्लियर कंसेप्ट सबका? तो 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर। अब हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कैसे काउंट करेंगे? तो 8 कॉर्नर पे है, 6 फेस पे है, 8 कॉर्नर पे 8 है, 6 फेस पे 6 है। तो कॉर्नर वाले हिस्से से हमारे पार्ट में तो 1/8 आएगा और फेस वाले हिस्से से हमको मिलेगा हाफ। आया कि नहीं समझ में? तो ये 8 लोगों के साथ शेयरिंग में है तो अपने हिस्से में तो 1/8 आएगा। ये 2 लोगों का है तो हमारे हिस्से में आधा आएगा। एक चॉकलेट 2 पर्सन के बीच में हम लोग लाएंगे तो आपको कितनी मिलेगी? आधी मिलेगी ना। और कुल 4 लोग मिलके एक चॉकलेट लाएंगे और फिर शेयरिंग करेंगे तो मुझे चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 मिलेगा। तो अपने हिस्से में
कॉर्नर वाला इतना आएगा और टोटल फेस वाले इतने ही आएंगे। तो कॉर्नर से मिला 1, फेस से मिले 3, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल टोटल हमारे पास 4 एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास कितने एटम्स होंगे? 4। ये कौन सा सेंटर्ड सेल आज आपने सीखा? फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं? FCC और CCP। FCC का फुल फॉर्म बताया आप मेरे को, क्यूब और CCP का क्यूबिक क्लोज पैक। डन। यस क्यूबिक क्लोज पैक और फेस सेंटर्ड क्यूब। चलो